प्रिय विद्यार्थियों एवं ज्ञान प्रेमी साथियों, तो आज हम मानव के उद्विकास से संक्षिप्त बेहद संक्षिप्त रूप से परिचित होंगे। सामान्य तौर पर ये एंथ्रोपोलॉजी का सेक्शन है, मानव विज्ञान नृविज्ञान का, जो जूलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों का मिला जुला रूप है, जिसमें भूगर्भ विज्ञान की भी मदद ली जाती होगी। बहुत सी बातें आकर के जुड़ जाती है। एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट है, ये हिस्ट्री से हट करके है, लेकिन फिर भी इतिहास की शुरुआत में मानव के उद्विकास पर चर्चा होनी आवश्यक है। तो मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही है। और ये देखिएगा, आर.एस. शर्मा की बुक, जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी होंगे, इंडियाज़ एंशिएंट पास्ट, इसमें भी आपको ये सारी बातें इंग्लिश मीडियम में मिल जाएंगी। और आर.एस. शर्मा की किताबें आप सभी जानते हैं, एनसीईआरटी के नाम से आप पढ़ते ही हैं। तो उसी की मैं एक समरी प्रस्तुत कर रहा हूँ, लेकिन उसको मैं विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। जब हम वैज्ञानिकों के अनुसार मानव के उद्विकास पर चर्चा करते हैं, तो पहला वो शुरू करते हैं कि पृथ्वी 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पुरानी है। मतलब 460 करोड़ वर्ष, इतनी पुरानी वो पृथ्वी की आयु लेते हैं। 460 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी इस दुनिया में आई। जैसे हम दर्शन में पढ़ते रहते हैं, सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था, तो मतलब इस ब्रह्मांड में हमारे ग्रह का जन्म 460 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। अब पृथ्वी पर जीवन कब आया? तो पृथ्वी पर 100 करोड़ साल तक तो जीवन ही नहीं था। पृथ्वी के आने के 100 करोड़ बाद, यानी 3 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व, 3 अरब 50 करोड़, आप समझ सकते हैं 3 अरब 50 करोड़ मतलब कितना समय लगा होगा। 100 करोड़ वर्ष बीत गए, पृथ्वी अस्तित्व में आई। उसके 100 करोड़ वर्ष बाद पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। और जब मनुष्य कब आया बोलते हैं, तो देखिए, मनुष्य तो आज से केवल 3 करोड़ साल पहले आया। वो भी मनुष्य के रूप में नहीं आया था, कहते हैं 3 करोड़ वर्ष पूर्व आदि मानव, जो बंदरों से बहुत भिन्न नहीं थे, का पृथ्वी पर आविर्भाव। आप डार्विन की थ्योरी जानते ही होंगे, उद्विकासी सिद्धांत, कि हमारे पूर्वज बंदर थे। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है। हम इससे सहमत रहें ये आवश्यक नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। 3 करोड़ वर्ष पूर्व आदि मानव, जो बंदरों से बहुत भिन्न नहीं थे, यानी बंदर के जैसे ही थे, उनका पृथ्वी पर आविर्भाव हुआ। और 60 लाख वर्ष पूर्व, आज से 60 लाख वर्ष पूर्व, मानव सम होमोनिड। अब इस होमो सीरीज के शब्दों को आप ध्यान में रखते चलिएगा। पहले होमोनिड शब्द आएगा, फिर होमो हेविलस शब्द आएगा, फिर होमो इरेक्टस शब्द आएगा, फिर होमो सेपियंस आएगा, और फिर होमो सेपियंस सेपियंस आएगा। होमो सीरीज में पहला शब्द आपके सामने अभी आ रहा है। 60 लाख वर्ष पूर्व मानव सम, होमोनिड का मतलब मानव के जैसा, मानव नहीं, मानव सम का पृथ्वी पर आविर्भाव हुआ 60 लाख वर्ष पूर्व। 55 लाख वर्ष से लेकर 15 लाख वर्ष के पूर्व पृथ्वी पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये पिथेकस सीरीज चलेगी। इसे आप और एंथ्रोपोलॉजी में बहुत डिटेल पढ़ सकते हैं। पहले होमोनिड, फिर 55 से लेकर 15 लाख वर्ष के बीच पृथ्वी पर कौन आया? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और भारत की क्या स्थिति रही? तो देखिए, भारत में भी जो सबसे प्राचीनतम एविडेंस मिला, उसे हमने नाम दिया रामापिथेकस और शिवापिथेकस। हमने पिथेकस शब्द को राम और शिव से जोड़ा और क्या नाम दिया? रामापिथेकस और शिवापिथेकस। तो भारत में रामापिथेकस और शिवापिथेकस शिवालिक पहाड़ी के इलाके में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंतर्गत मिले। तो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत कहने से कुछ लोगों को लगता होगा कि भारत से बाहर चला गया, लेकिन सभी जानते हैं पाकिस्तान न भारत से बाहर था और न ही ज्योग्राफिकल रूप से है, नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। और हम 2 देश अलग हो चुके हैं, ये एक अलग कहानी है, आप सभी जानते हैं। लेकिन ये भारतीय उपमहाद्वीप का ही हिस्सा है। शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियों के क्षेत्र में हमें क्या मिला? रामापिथेकस, और किसकी खोपड़ियाँ मिली? शिवापिथेकस की। आप शब्दों को एक साथ दिमाग में रखते चलें। अभी हम कौन कौन से शब्दों को सुन चुके? हमने एक शब्द सुना होमोनिड, दूसरा शब्द हमने क्या सुना? ऑस्ट्रेलोपिथेकस,
तीसरा शब्द हम लोग क्या सुने हैं? रामापिथेकस। और क्या सुन रहे हैं? शिवापिथेकस। तो इन शब्दों को आप आगे और देखेंगे, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। रामापिथेकस, शिवापिथेकस। रामापिथेकस, शिवापिथेकस का एविडेंस कहाँ से मिल रहा है? शिवालिक पहाड़ियों के रेंज से। 20 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में निम्न पुरापाषाण का दौर शुरू हुआ। लोअर पेलियोलिथिक एज कहाँ शुरू हुआ? अफ्रीका महाद्वीप में। और 20 लाख से 15 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर होमो हैबिलस का आविर्भाव हुआ। होमो हैबिलस बहुत एडवांस हो जाएगा, हम देखेंगे। यही उपकरण बनाएगा, पाषाण उपकरण। तो होमो हैबिलस, होमोनिड, देन आफ्टर होमो हैबिलस। 18 से 16 लाख वर्ष पूर्व होमो इरेक्टस आएगा धरती पर। इरेक्ट मतलब सीधा खड़ा होना। होमो इरेक्टस का मतलब सीधा खड़ा होने वाला मानव। और जैसे ही मानव सीधा खड़ा होगा वो जानवरों से एकदम अलग हो जाएगा। जानवर 4 पैरों से चलते हैं, हमारे 2 पैर 2 हाथ कहलाते हैं यदि हम साइंस की भाषा में देखें। हम किसी भी जानवर से इसीलिए अलग हैं क्योंकि जो काम वो 4 पैरों से करते हैं वो काम हम 2 पैरों से करने लगते हैं, जिसके कारण हमारे 2 हाथ स्वतंत्र हो जाते हैं। और जैसे ही हमारे 2 हाथ स्वतंत्र होते हैं, हम उन हाथों की मदद से फिर दुनिया का कौन सा कारनामा आज तक नहीं कर सके हैं, आप सभी जान रहे हैं। इन्हीं हाथों से हम स्टीयरिंग संभाल रहे हैं, इन्हीं हाथों से हम कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं, इन्हीं हाथों से हम प्लेन उड़ा रहे हैं। तो मनुष्य जब सीधा खड़ा हुआ तो भी बहुत बड़ी घटना रहेगी, इसलिए होमो इरेक्टस शब्द आपके दिमाग में रहे। इरेक्ट यानी सीधा खड़ा होना। फिर 7 लाख वर्ष पूर्व नर्मदा घाटी, जब आप ऑब्जेक्टिव हल करेंगे मेरे साथ, बार बार नर्मदा घाटी का ये जिक्र आता है। मानव का एविडेंस है भारत में नर्मदा घाटी से मिला है। और ये आद्य होमोसेपियंस था। होमोसेपियंस का शुरुआत, आद्य होमोसेपियंस। होमोसेपियंस को क्या कहा जाता है हिंदी में? होमोसेपियंस को हिंदी में कहा जाता है बुद्धिमान मानव। देखिएगा, शब्दों से आप खेलना सीखें। होमोनिड मानव नहीं है, मानव सम है, मानव जैसा है होमोनिड। होमो हैबिलस कारीगर मानव है, वो कुछ चीजों को बना रहा है। होमो इरेक्टस सीधा खड़ा होने वाला मानव है। होमोसेपियंस ये कैसा मानव है? बुद्धिमान मानव है। तो 7 लाख वर्ष पूर्व आद्य होमोसेपियंस की खोपड़ी कहां से मिली? भारत में, नर्मदा घाटी में। और 23,000 से 30,000 वर्ष पूर्व होमोसेपियंस, नहीं 2,30,000 होगा ये, 2,30,000 से 30,000 वर्ष पूर्व होमोसेपियंस अर्थात बुद्धिमान मानव का धरती पर प्रकटन हुआ। और 1,15,000 वर्ष पूर्व दक्षिण अफ्रीका में होमोसेपियंस सेपियंस यानी आधुनिक मानव का प्रकटन हुआ। तो हम लोग कैसे मानव कहलाते हैं? साइंस की, एंथ्रो की भाषा में, एंथ्रोपोलॉजी की भाषा में हम लोग कैसे मानव हैं? होमोसेपियंस सेपियंस। जो आधुनिक मानव है उससे किस प्रजाति में रखती है एंथ्रोपोलॉजी? आधुनिक मानवों को वो होमोसेपियंस सेपियंस की प्रजाति में रखती है। तो ये होमो सीरीज आपके दिमाग में बैठे, होमोनिड, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, फिर देन आफ्टर होमोसेपियंस सेपियंस। 34,000 वर्ष पूर्व श्रीलंका में भी होमोसेपियंस सेपियंस के जीवाश्म मिले और भारत में पाषाण काल से संबंधित बातें शुरू हुई। अब देखते हैं हम इन मानवों के बारे में थोड़ा सा जानना कि ये किस तरह के रहे होंगे और किस तरह से एंथ्रोपोलॉजी इन्हें एक्सप्लेन करती है। फिर से वहीं हम पहुंच गए जहां पर हम जीवन की उत्पत्ति पर चर्चा कर रहे थे। पृथ्वी पर जीवोत्पत्ति लगभग 3 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व हुई। करोड़ों वर्षों तक जीवन पौधों और पशुओं तक सीमित रहा। लगभग 60 लाख वर्ष पूर्व मानव सम यानी किसका? होमोनिड, जो मानव नहीं था, मानव जैसा था, मानव सम होमोनिड का दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका में आविर्भाव हुआ। आदि मानव बंदरों से बहुत भिन्न नहीं थे। लगभग ये 3 करोड़ वर्ष पूर्व कहां प्रकट हुए? पृथ्वी पर प्रकट हुए। अब आया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। मानव के उद्गमन में या मानव के उद्भव में ऑस्ट्रेलोपिथेकस का आविर्भाव सबसे महत्वपूर्ण घटना है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है दक्षिणी वानर, यानी बंदर से कोई बहुत अलग नहीं है ये। यह नर वानर था और इस प्रजाति में मनुष्य और वानर दोनों के लक्षण विद्यमान थे। यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहेंगे तो मनुष्य और वानर
दोनों के लक्षण वाला जीव है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का उद्गमन 55 लाख वर्ष से लेकर 15 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर हुआ। यह 2 पैरों वाला और उभरे हुए पेट वाला था। और जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ें, आप एक चीज पर और ध्यान रखें, मनुष्य का शरीर और मनुष्य का मस्तिष्क दोनों का एंथ्रो में अध्ययन होता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का आकार लगातार बढ़ेगा। देखिए ये साइज दिया जाएगा, ये 400 क्यूबिक सेंटीमीटर के मस्तिष्क वाला था, 400 सीसी। अब ये अलग अलग मानवों में ये मस्तिष्क का आकार बढ़ेगा, बढ़ते क्रम में रहेगा। इसको आपको अलग से एक चार्ट बनाकर याद रखना है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के मस्तिष्क का साइज कितना था, तो फिर होमो इरेक्टस के मस्तिष्क का साइज कितना है, होमो सेपियंस के ब्रेन का साइज कितना है। तो इसका मस्तिष्क कम है, छोटा साइज का है, 400 सीसी, 400 क्यूबिक सेंटीमीटर का था। और दूसरा ये पॉइंट जो है, ये कीनिया का जो जिक्र करेगा, कीनिया के तुर्काना झील, ये जगह का नाम है, एक झील है कीनिया में, तुर्काना झील, लेक रुडोल्फ भी कहेंगे इसे, में इसके जीवाश्म मिले हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जीवाश्म कहाँ मिले हैं? केनिया के तुर्काना झील, लेक रुडोल्फ में मिले हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही सबसे अंतिम पूर्व मानव था, यानी जो हम होमोनिड की चर्चा कर रहे हैं, मानव सम की चर्चा कर रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही है। यानी एक तरफ एक भाषा में ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहला रहा है, दूसरी भाषा में इसे होमोनिड कह रहे हैं। होमोनिड का मतलब मानव सम, लेकिन मानव नहीं है, ये मानव सम है। और यही पूर्व मानव है, पूर्व मानव। पूर्व मानव समझ रहे हैं ना, मानव के जस्ट पहले का, इसे ही प्रोटो मानव कहा गया। आपको मैं शुरुआत में ही बता रहा था कि प्रोटो मतलब आदि, जहां से कोई चीज शुरू होती है उसे इंग्लिश में प्रोटो कहा जाता है। जैसे प्रोटो जीवा, आदि जीव, वैसी प्रोटो मानव यही आदि मानव है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस होमोनिड है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही प्रोटो मानव है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही आदि मानव है, अर्थात आदि मानव है। तो क्या है आदि मानव, आप समझें, यह आधा नर एवं आधा वानर था। अब फिर वर्तमान में हम मानवों को किस श्रृंखला में लेते हैं? होमो नामक श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत करके पढ़ते हैं, जिस होमो सीरीज की मैं आपको जानकारी दे रहा था। देखिए होमो सीरीज में आप पहले होमोनिड सुने, होमोनिड यानी मानव सम, इसके बाद क्या आएगा? होमो हैबिलिस, जिसकी मैंने चर्चा की थी, होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस का अर्थ है हाथ वाला मानव अथवा कारीगर मानव। कारीगर मानव, हाथ वाला मानव, मतलब ये हाथ का प्रयोग करने लगा। भले ये पूरी चित्र भले एडवांस तरीके से बना दिया गया है, ये मानव पूरी तरीके से खड़ा नहीं हो पा रहा था। जब ये पूरी तरीके से खड़ा हो जाएगा तो होमो इरेक्टस कहलाएगा। अभी लेकिन फिर भी ये खड़ा पूरी तरीके से नहीं हो पाता था, लेकिन हाथों का प्रयोग करना ये सीख गया था, इसलिए इसे कहा गया हाथ वाला मानव। और हाथ वाला मानव ही कारीगर मानव रहेगा। कारीगर का मतलब आप समझते होंगे, जो किसी न किसी प्रकार से कुछ उपकरण बना सके। तो इसने क्या किया? ये प्रथम मानव है, इसने पत्थरों को टुकड़ों में तोड़कर और तराश कर उनका औजार के रूप में इस्तेमाल किया। इसने पत्थरों को तोड़ा, 2 पत्थरों को एक दूसरे पर टकराया और उससे क्या बनाने लगा? पत्थर के हथियार बनाने लगा। इसलिए जहां भी होमो हैबिलिस की हड्डियां पाई गई हैं, वहां पत्थर के टुकड़े भी मिले हैं। जमीन के नीचे से, नदियों की घाटी से, पाषाण काल का जहां से हमें एविडेंस मिला है होमो हैबिलिस का, वहां पत्थर के टुकड़े भी मिलते हैं। अब इसका मस्तिष्क भी हल्का था, लेकिन आप कंपेयर करके देखें, इसका मस्तिष्क अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस के मस्तिष्क से बढ़ गया। इसके मस्तिष्क का ब्रेन साइज, जब इसके मस्तिष्क का साइज कैलकुलेट किया गया वैज्ञानिकों के द्वारा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के द्वारा, तो ये 540 से 700 सीसी हो गया। 540 से 700 क्यूबिक सेंटीमीटर में इसका मस्तिष्क का साइज चला गया। यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस 400 सीसी के ब्रेन वाला था, और ये कितने के ब्रेन वाला हो गया? 540 से 700 सीसी। तो सीरीज का पहला मानव क्या था? होमोनिड यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस। सीरीज का दूसरा मानव क्या हो गया? होमो हैबिलिस यानी कारीगर मानव। इसके बाद आया होमो इरेक्टस। 18 से 16 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर सीधे मानव अर्थात होमो इरेक्टस का आविर्भाव हुआ। ये क्या किया होमो इरेक्टस? इसने पत्थर का हस्त कुठार बनाया, पत्थर का हैंड एक्स बनाया, हस्त कुठार, हाथ में पकड़ी जाने वाली कुल्हाड़ी। आज हमारी कुल्हाड़ी लोहे की है, उसमें हम लकड़ी का क्या लगा रहे हैं? हैंडल लगा रहे हैं। लेकिन हमारे पूर्वज की पहली कुल्हाड़ी पत्थर की ही रही होगी, और उसमें
एक तरफ धार कर लिया रहा होगा उसने, तो ये पत्थर का हस्त कुठार बनाया और इसी ने अग्नि का आविष्कार किया कहते हैं। आविष्कार करने का मतलब आप बार बार अच्छे से याद रखें, अग्नि तो सदियों से है, जब से जीवन तब से आग। यदि सूर्य की गर्मी हमें नहीं मिलती तो पृथ्वी पे जीवन संभव नहीं होता, और सूर्य में भी तो आग ही लगी है। भले हम उसे साइंस की भाषा में नाभिकीय संलयन का नाम दे रहे हैं। तो अग्नि मनुष्य के द्वारा खोजी गई ऐसा नहीं है, इसने अपने लिए अग्नि का प्रयोग करना सीखा। जैसे आज हम माचिस से आग जला लेते हैं, चकमक पत्थर को रगड़ करके आग जलाई जाती है, लाइटर से आग जलाई जाती है, तो ये मनुष्य पहली बार, कुछ इसी तरीके का एक ऐसा डायग्राम भी बनाया गया है, और इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि ये मनुष्य क्या कर रहा था, अग्नि का आविष्कार किया। आविष्कार किया मतलब मनुष्य के द्वारा अग्नि अपने लिए बनाई जाने लगी। होमो इरेक्टस को पिथेकेंथ्रोपस भी कहा जाता है। पिथेकेंथ्रोपस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है होमोनिड है, और जो होमो इरेक्टस है वो पिथेकेंथ्रोपस कहलाएगा। इसका अर्थ सीधा चलने वाला कपी मानव होता है। कपी मानव, अभी भी वो बंदरों से कुछ ना कुछ समानता रख रहा है, एप्स से, इसलिए ये कपी मानव है। कपी के लिए इंग्लिश वर्ड एप्स है। होमो इरेक्टस की सबसे बड़ी विशेषता उसका व्यापक भौगोलिक वितरण था। बहुत जगह, बहुत धरती के बहुत सारे हिस्सों से इसका प्रमाण मिला। ये अफ्रीका से लेकर, देखिए सामने लिखा भी गया है, ये अफ्रीका से लेकर कहाँ तक फैले थे, चीन तक फैले थे। फिर आएंगे विकास क्रम में होमोसेपियंस। होमोसेपियंस का मतलब होता है बुद्धिमान मानव। तो आज का जो मानव है, आधुनिक मानव, ये होमोसेपियंस से आगे बढ़ा है। पहले होमोसेपियंस आया, फिर उसके बाद होमोसेपियंस सेपियंस। आधुनिक मानव का उद्गमन होमोसेपियंस से ही हुआ है। इसका कालक्रम आप देख सकते हैं। ये केबीसी का प्रश्न है, देखिए, जर्मनी में निएंडरथल मानव से इसकी काफ़ी समानताएं हैं। केबीसी में प्रश्न पूछा गया था, निएंडरथल कहाँ पाया गया, ये प्रश्न था, ये जर्मनी में मिला। होमोसेपियंस और निएंडरथल काफ़ी समानता रखते हैं। निएंडरथल जर्मनी की एक घाटी, एक क्षेत्र के नाम पर निएंडरथेलेसिस इसे कहा गया, और ये साइंस के आधार पे क्या कहला रहा है, होमोसेपियंस कहला रहा है। इसका शरीर छोटा और ललाट संकीर्ण था, लेकिन इसके मस्तिष्क का आकार बड़ा था, सीधे 1200 से 1800 क्यूबिक सेंटीमीटर। कहाँ शुरू हुआ था, 400 सीसी का ब्रेन, और अब वो ब्रेन कहाँ पहुँच गया मनुष्य का, 1200 से 1800 सीसी का इसका ब्रेन है। और इसने ही पहली बार 100 विसर्जन किया। 100 विसर्जन की परंपरा होमोसेपियंस ने शुरू की। और अग्नि का व्यापक रूप से बड़े पैमाने पर उपयोग, ये भी किसके द्वारा शुरू किया गया, होमोसेपियंस के द्वारा शुरू किया गया। और उसके बाद फिर आ जाएगा होमोसेपियंस सेपियंस। 2 बार सेपियंस शब्द रहेगा, होमोसेपियंस सेपियंस, जिसका मतलब होता है आधुनिक मानव। होमोसेपियंस सेपियंस 1,15,000 वर्ष पूर्व उच्च पुरापाषाण काल में दक्षिण अफ्रीका में प्रकट हुआ। और इसके भी कई नाम, जैसे क्रोमैग्नन, चांसलेट, ग्रिमाल्डी आदि हैं। निएंडरथल जो है वो होमोसेपियंस है, लेकिन क्रोमैग्नन, चांसलेट, ग्रिमाल्डी ये सब होमोसेपियंस सेपियंस हैं। होमोसेपियंस सेपियंस के ये अन्य नाम हैं, क्रोमैग्नन, चांसलेट, ग्रिमाल्डी, जो अलग अलग जगहों से संबद्ध हैं। इसका ललाट बड़ा, हड्डियां पतली और मस्तिष्क अपेक्षाकृत अधिक बड़ा। अब 1200 से 2000 सीसी पहुंच गया ब्रेन। यह स्पष्ट नहीं है कि उसमें बोल पाने की क्षमता थी या नहीं। भाषा का जन्म 35,000 BC। सामान्य तौर पर जब आप परंपरागत किताबों को पढ़ेंगे, मनुष्य ने बोलना 35,000 ईसा पूर्व में शुरू किया बोलते हैं। अब लेकिन इसके जन्म का समय और पीछे बढ़ा दिया गया है, 50,000 ईसा पूर्व माना जा रहा है कि मनुष्य ने बोलना शुरू कर दिया होगा। उसके बाद भारत में मानव प्रजाति पर भी चर्चा होती है, जिस पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, रामापिथेकस, शिवापिथेकस आदि की बातें। तो इन चीज़ों को आपको एक साथ ग्लांस में रखना है। होमो हेविलस, फिर होमो इरेक्टस, नहीं, होमो हेविलस पहले होमोनिड है, फिर होमो हेविलस है, फिर होमो इरेक्टस है, फिर होमो सेपियंस हैं, और इसके बाद होमो सेपियंस सेपियंस हैं। तो ये मानव के विकास का एक क्रम है। अब आप बहुत सी बातें इस तरह से जब साइंस का लेक्चर सुनते हैं तो बहुत सी बातें और आने लगती हैं कि ये कालक्रम भारत के कालक्रम से मैच करता है या नहीं करता। हम यहाँ पर कभी सतयुग, त्रेता, द्वापर युग की बातें भी करते हैं, और यहाँ पर हम इस तरह से मानव के विकास की कहानी करते हैं। तो जब आपको हिस्ट्री को एज ए सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको यूपीएससी की परीक्षा क्लियर करनी है, आपको सीजीपीएससी क्लियर करनी है, एमपीपीएससी, राजस्थान पीएससी या व्यापम की परीक्षाएं क्लियर करनी है, तो इस तरीके से याद रखें। और आपको दूसरे संदर्भों में भी जानना है
तो मैं एक और सीरीज आपके लिए शुरू कर रहा हूँ इतिहास में लीक से हटकर, जो सामान्य परंपरागत इतिहास है उससे हट करके हम इतिहास को कैसे जानें, उस पर तो चर्चाओं का कोई और छोर नहीं है, क्योंकि इतिहास ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लगातार रिसर्च की ज़रूरत रहती है। और उस सीरीज में मैं पहला वीडियो आपके लिए डाल रहा हूँ रामायण की वैज्ञानिकता को लेकर, कि रामायण जो है उसका किस तरीके से आधुनिक संदर्भों में कालक्रम निर्धारण किया गया है, कैसे कैसे जो प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर हैं या अन्य जो सॉफ्टवेयर हैं जिनके माध्यम से आज हम कैलकुलेशन एकदम सटीक तरीके से करते हैं, उसमें जब रामायण काल की घटनाओं को, उसके ग्रहों की स्थितियों को डाउनलोड किया गया, तो उन सॉफ्टवेयर ने किस तरीके से हर चीज़ का दिन, दिनांक, तिथि इत्यादि का कैलकुलेशन किया, तो वो सब अलग से एक सीरीज में देखते रहेंगे। इस सीरीज में आप लगातार सब्जेक्ट की तरह ही इतिहास को पढ़ेंगे। यहाँ तक स्टोन एज की हमने चर्चा की और इसके तुरंत बाद हम स्टोन एज से संबंधित ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। इसमें आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।